नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मॉक टेस्ट 11 यूजीसी नेट जेआरएफ या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज मॉक टेस्ट 11 फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एंड स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर environmental sciences. So let's begin. Before we start, please do like this video and subscribe to my channel for more mock tests and free lectures of environmental sciences. A stream flowing at the rate of 10 meter cube per second. A tributary having a flow rate of 5 meter cube per second joined the stream. The concentration of chlorine in the stream upstream of the confluence is 20 milligram per liter, and the tributary's chloride concentration is 40 milligram per liter. Assuming chloride a conservative ion and complete mixing of water of the two water bodies, what would be the concentration of chloride downstream? सिंपल सा सवाल है, पूछ रहा है कि एक स्ट्रीम है, एक नदी है, आ रही है 10 मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से फ्लो रेट है, और दूसरी एक छोटी सी नदी या ट्रिब्यूटरी है, वो 5 मीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से फ्लो रेट है, और ये दोनों नदी किसी नीचे कहीं पर मिलती हैं। दोनों नदियों के मिलने से पहले जो बड़ी नदी है उसका क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन है 20 मिलीग्राम पर लीटर, और जो छोटी नदी है, छोटी ट्रिब्यूटरी है, उसका क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन है 40 मिलीग्राम पर लीटर। ये मिलने से पहले है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि क्लोराइड जो आयन है एक कंजर्वेटिव आयन है, मतलब कि वो कहीं विलुप्त नहीं होता है, वो पानी में एज इट इज रहता है। 1 + 1 = 2, मतलब इसका मतलब यही हुआ। तो उस हिसाब से दोनों नदियों के मिलने के बाद जो फाइनल नदी बनती है, जैसे एक बड़ी नदी में छोटी नदी मिल गई, उसका जो फाइनल नदी बनी उसका क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, स्ट्रीम का फ्लो रेट है 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मीटर क्यूब पर सेकेंड को पहले हम लीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाकी चीजें लीटर्स में है। तो लीटर में होता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 10 को हम फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 10³ लीटर पर सेकेंड। ये फ्लो रेट हो गया लीटर्स में। ठीक है, ऐसे ही ट्रिब्यूटरी का फ्लो रेट है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो उसको भी 10³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीटर में हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन तो लीटर में दिया गया 20 मिलीग्राम पर लीटर। ये स्ट्रीम का कॉन्सेंट्रेशन है, और जो ट्रिब्यूटरी का कॉन्सेंट्रेशन है वो है 40 मिलीग्राम पर लीटर। टोटल क्लोराइड अपस्ट्रीम, स्ट्रीम का कॉन्सेंट्रेशन क्लोराइड का क्या होगा 20 मिलीग्राम पर लीटर, जो 1 लीटर में है, इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर स्ट्रीम का क्या है, ये है 10 × 10³ लीटर पर सेकेंड। टोटल वॉल्यूम इनटू कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 20 × 10⁴ मिलीग्राम। ये टोटल क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन है स्ट्रीम में। ठीक है, अब ट्रिब्यूटरी में 1 लीटर में 40 मिलीग्राम है, 40 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर में कितना क्लोरीन होगा, तो 1 लीटर में जितना क्लोरीन है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर से। 4 × 5 = 20, 20 × 10⁴ मिलीग्राम पर लीटर। ये कैलकुलेशन आप समझ रहे हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो इतना समझ ही रहे हैं। टोटल क्लोराइड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन बाय टोटल वॉल्यूम करना पड़ता है। तो स्ट्रीम का कॉन्सेंट्रेशन है 20, टोटल क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है स्ट्रीम का 20 × 10⁴ मिलीग्राम पर लीटर, जो हमने यहाँ निकाला। और ट्रिब्यूटरी का भी उतना नहीं आ रहा है, 20 × 10⁴ मिलीग्राम पर लीटर बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो स्ट्रीम का है और जो ट्रिब्यूटरी का है और जो स्ट्रीम का है। ठीक है, तो 20 + 20, 40 × 10⁴ मिलीग्राम पर लीटर, ऊपर का कैलकुलेशन हो गया। और यहाँ पे 5 + 10, 15 × 10⁻³ मिलीग्राम 3 लीटर। ठीक है, और फिर यही इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 26.66 मिलीग्राम पर लीटर, विच इज 26.7 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो यही कैलकुलेशन है, इसको आराम से ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आंसर होगा ए 26.7 मिलीग्राम पर लीटर। और इसी तरह से जब भी एक फ्लो रेट और ट्रिब्यूटरी का फ्लो रेट और कॉन्सेंट्रेशन का जब भी सवाल आएगा तो आपको ऐसे ही करना है। पहले 1 मिलीग्राम पर लीटर में कितना कॉन्सेंट्रेशन है ये निकाल लेना, 1 लीटर में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर में कितना कॉन्सेंट्रेशन है ये निकाल लेंगे आप, और फिर टोटल अमाउंट ऑफ जो भी पोल्यूटेंट या जो भी फ्लोराइड है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर करेंगे। ठीक है, सो वी जस्ट सॉ द कैलकुलेशन, एंड इन एनी ऑफ दीज questions, similar questions, all calculations have to be similar. You first find out the total amount of any contaminant
in the water and then divided by the total volume of water, and that will be the final concentration. Okay, I'm sorry about my voice, I have a cold. Second question, assuming that the dilution factor of an unseeded mixture of wastewater is 0.03, the DO of the mixture, dissolved oxygen, of the mixture is initially 9 milligram per liter. After 5 days, it dropped to 3 milligram per liter. The rate constant for the reaction was 0.22 per day. What will be the BOD5 of the water? Here, the rate constant of the reaction is not needed. Even without this, you can do the calculation. Simply BOD is equal to initial DO minus final DO into dilution factor. So what is the initial DO? Initial DO is 9 milligram per liter and final DO is 3 milligram per liter. 9 minus 3 is 6. Okay? Now we multiply 6 with the dilution factor. 0.03, which is 3 by 100, that is 33 times. So 33 into 6 is how much? Almost 200 milligram per liter. So A will be the final answer. 33 into 6 is about 200 milligram per liter. Okay? The amount of a particular gas dissolved in water depends upon its solubility in water, its partial pressure at the air-water interface or the sediment-water interface, the water temperature, and the levels of salts in the water. तो सभी पर डिपेंड करता है. इस क्वेश्चन को मैं जरा हिंदी में समझा दूं, क्वेश्चन नंबर 2 को. ये जो है, जो भी बीओडी होता है वो इनिशियल डीओ, बीओडी इज इक्वल टू इनिशियल डीओ माइनस फाइनल डीओ इनटू डाइल्यूशन फैक्टर. तो रेट कांस्टेंट के डेटा की यहाँ कोई जरूरत नहीं है. डाइल्यूशन फैक्टर है 0.03. 0.03 को क्या करेंगे? 3 by 100, that is 33 टाइम्स डाइल्यूशन हुआ है. इनिशियल डीओ है 9, फाइनल डीओ है 3. इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू 9 minus 3, 6 into 33, which is अराउंड 200 मिलीग्राम. तो आंसर होगा ए. ठीक है. और जो अमाउंट ऑफ गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करेगी इन सारे ही फैक्टर्स पे. तो आंसर होगा डी, 1, 2, 3 and 4. ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. The most toxic form of mercury in water is, okay, so the most toxic form of mercury in water is organic form, which is CH3Hd. This is it. Answer number C. जो organic form of mercury है वो toxic होता है. Hardness of water is due to the presence of, we all know, बहुत basic, very simple question, because of the salts of calcium and magnesium. We all know that. If it's carbonate and bicarbonate of calcium and magnesium, it's temporary hardness. I'm sorry. It is the chloride or sulfate of calcium and magnesium, it is permanent hardness. Okay. I'm sorry about my cold, but this test is really important because the UGC NET exam dates are out and I have to post this test. Acid mine drainage occurs when the combined action of oxygen, water, and specific bacteria causes sulfur in coal to form H2SO4. The A is this is the correct answer, because what happens? All kind of coal has some amount of sulfur, and when bacteria acts on that coal in the presence of oxygen and water, bacteria causes chemical reaction, and because of that, the sulfate from the coal is dissolved and it reacts with oxygen and water and forms sulfuric acid. Okay. तो एसिड माइन ड्रेनेज कब होता है कि हर कोयले में थोड़ा सा सल्फर होता है. जब बैक्टीरिया उस सल्फर पे ऑक्सीजन वाटर के प्रेजेंस पे एक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और फिर जो सल्फर है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता होता है. बैक्टीरियल एक्शन की वजह से ये होता है. द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, आंसर होगा ए. द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया इन ग्राउंड वाटर इंडिकेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कोल माइन, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप साइट, थर्मल पावर प्लांट या ग्रेनाइट क्वेरी. तो इसका आंसर होगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप साइट, क्योंकि जब भी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है तो वहां पर नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, उनका डिग्रेडेशन होता है और अमोनिया रिलीज होता है. Which of the following is used as a coagulant for the removal of phosphate in water? Aluminium sulfate, iron sulfate, copper sulfate या potassium chloride. We all know that aluminium sulfate or alum is commonly used for the removal of phosphate in water. So the answer is aluminium sulfate. Which of the following, A, which of the following is a microbial or bioindicator of water contamination? E. coli or Giardia or Cryptosporidium or tobacco mosaic virus. E. coli or coliform bacteria is a major indicator of microbial contamination of water and fecal contamination of water also. So question 9 का आंसर होगा A. E. coli, जिसको coliform bacteria भी कहते हैं, वो fecal
कंटेमिनेशन का, माइक्रोवेल कंटेमिनेशन का वो बायो इंडिकेटर होता है, हम सब जानते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉजेज सॉइल पोल्यूशन? सॉइल पोल्यूशन कौन से फैक्टर से होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रोकेमिकल्स जो एग्रीकल्चरल में केमिकल यूज होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स जो पेट्रोलियम से केमिकल्स निकलते हैं, या डिटर्जेंट से। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इन सभी से प्रॉब्लम होता है ना, तो पोल्यूशन सभी से होता है, तो 3 होगा, ए बी सी एंड डी। पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग saline and alkaline soils. Wrong statement. These soils have white incrustations of salts of calcium, magnesium, and sodium on the surface. This is the right statement. Soils are infertile, right? Soils are poor in drainage, right? Soils are pervious. Pervious means they are good in drainage. So this is not the correct statement. This is answer. Wrong statement is D. तो यहाँ पे चारों जो स्टेटमेंट्स हैं, सॉइल्स के ऊपर व्हाइट इंक्रस्टेशन होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम के सॉल्ट के, सच है। सॉइल जो होती है वो इनफर्टाइल होती है क्योंकि इनके ऊपर इंकस्ट्रेशन होते हैं सॉल्ट के, तो कुछ भी उगता नहीं है, सच है। सॉइल्स आर पुअर इन ड्रेनेज क्योंकि इनके ऊपर सतह जमी होती है सॉल्ट की, तो इनके जो पोर्स होते हैं सॉइल के वो भर चुके होते हैं और पानी ठीक से निकलता नहीं, तो ये भी सही है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है? दीज सॉइल्स आर पोरवियस, कि इसमें पोर्स होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। आंसर डी है क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट चुनना था, तो आंसर इज डी। 11 का 12। मुझे थोड़ी सर्दी खांसी है, पर ये टेस्ट अपलोड करना जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए, तो अपनी आवाज के लिए मैं माफी चाहती हूँ। At what stage of decomposition in a landfill the bacteria acetogen reduces the pH of the leachate, allowing heavy metals to solubilize? Bacteria acetogen reduces the pH. Reduces the pH. इस बात पे गौर कीजिए, pH reduce कब होगा? Aerobic phase, acid phase, unsteady methanogenesis stage या steady methanogenesis stage? आंसर होगा बी, एसिड फेज में। जब एसिड फेज होगा तभी पीएच रिड्यूस होगा, तो एसिड फेज में बैक्टीरिया पीएच को रिड्यूस करेगा, और लीचेट का और हैवी मेटल्स उसकी वजह से, क्योंकि एसिडिक है लीचेट, तो उससे हैवी मेटल्स उसमें घुलेंगे। द वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल दैट इज अवेलेबल टू प्लांट रूट्स इज कॉल्ड सरफेस वाटर, नो। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, नो। ग्रेविटेशनल वाटर, नो। कैपिलरी वाटर, यस। आंसर इज डी। जो सरफेस वाटर होता है वो होता है जो नदियों, तालाबों और झीलों में होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो होता है जो सॉइल के पार्टिकल के इर्द गिर्द होता है लेकिन प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाता है। ग्रेविटेशनल वाटर वो होता है जो कि नीचे जमीन के नीचे चला जाता है। सिर्फ कैपिलरी वाटर वो होता है जो रूट्स के कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी प्लांट खींच पाता है, वही कैपिलरी वाटर होता है और वही रूट्स को अवेलेबल होता है। तो सरफेस वाटर इज रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। Hygroscopic water is the water around every soil particle, but that is not available for plants. Gravitational water is the water that goes below the ground. Capillary water is the water that is available to plant roots, and that water is sucked by roots via capillary action. Okay, so answer is D. Which of the following statements are incorrect regarding soil pollution by heavy metals? Incorrect statement. Soil acts as sink for heavy metals. That's a correct statement. Humic materials have great affinity for heavy metals. That is also correct. Humic materials form complexes with heavy metals, resulting in their extraction from soil water. That is also correct because humic materials are actually organic materials and they do form complexes with heavy metals. Complexes formed between humic acids and heavy metals are water soluble. This is not correct. Complexes formed between humic acid and heavy metals are not water soluble. तो क्या होता है, सॉइल जो है वो हेवी मेटल का सिंक है, तो है ह्यूमिक मटेरियल मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल की को किसको हेवी मेटल के लिए बहुत एफिनिटी होती है, लगाव होता है, भी है। ह्यूमिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है हेवी मेटल के साथ, और हेवी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके वो पानी से हेवी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ये बात भी सच है। लेकिन जो डी स्टेटमेंट है, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म बिटवीन ह्यूमिक एसिड मतलब ऑर्गेनिक, ह्यूमिक एसिड ऑर्गेनिक मटेरियल में होता है, और हैवी मेटल जो है वाटर सॉल्युबल होता है, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है। तो ये आंसर गलत है, incorrect statement होगा D. Answer is D. Question 15. Organic wetland soils have high porosity, low density, high ion exchange capacity, low nutrient availability. Question number 15. इसका आंसर होगा 1. A, B, C, D. सारे ही सही है. Everything is correct. Which of the following is a soil micronutrient? Sulfur, boron, zinc, or in iron. I'm sorry. In iron नहीं, वहां पे iron. Which of the following soil micronutrient is a soil micronutrient? Answer is sulfur.
Which of the following conditions is not a prerequisite for bioremediation of soil? Waste must be present in physical form susceptible to microbes. That is true. Waste must be susceptible to biodegradation. True. Environmental conditions such as pH, oxygen, temperature must be appropriate. So for any reaction, these conditions must be appropriate. Be it biochemical reaction, be it just chemical reaction, be it biological reaction, anything. Microbes must be available. This is not really a condition because sometimes when microbes are not available, just plants are available, then also you can do bioremediation. तो इसमें कौन सा जो कौन सा कंडीशन ऐसा है जो प्री रिक्विजिट नहीं है, जरूरी नहीं है? तो वेस्ट जो है फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए जो कि माइक्रोब्स के द्वारा तोड़ा जाना संभव है, तो वो सही है. वेस्ट मस्ट बी ससेप्टेबल टू बायोडिग्रेडेशन. और वेस्ट ऐसा होना चाहिए जिसको बायोडिग्रेड किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे वेस्ट हैं जिनको बायोडिग्रेड नहीं किया जा सकता है, तो उनका तो बायोडिग्रेडेशन हो नहीं सकता, तो ये भी सही है. सॉरी. Environmental conditions such as pH, oxygen and temperature must be appropriate. किसी भी रिएक्शन के लिए, बायोडिग्रेडेशन हो, कुछ और हो, ये कंडीशन जरूरी होती है. माइक्रोब्स मस्ट बी अवेलेबल, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी माइक्रोब्स नहीं हो तो प्लांट भी बायोडिग्रेडेशन कर सकते हैं. I'm sorry. Degradation of pesticides by soil microorganisms is known as biotransformation. Assertion A. Soil development begins with physical, chemical, and biological weathering of rocks. Reason. Anthropogenic factors play a major role in soil formation. So पहला assertion तो सही है, पर जो R है वो सही नहीं, क्योंकि anthropogenic factors उतने important नहीं होते soil formation में. D. A is true but R is false. False, because anthropogenic factors don't play a major role in soil formation. Fulvic acid is a compound commonly found in soil. The most abundant functional group present in fulvic acid is clearly it's a fulvic acid. तो एसिड मतलब कार्बोक्सिलेट ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये RCOOOH, ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, मोस्ट कॉमन abundant group है. B, that is what this group, carboxylate group. Carboxylate group means acid group, and which is fulvic acid. And fulvic acid is an important part of, humus. This is the structural formula of fulvic acid. Okay, I hope this mock test would be useful for you. Thank you for watching. Please do like, share, and subscribe to my channel for more mock tests, free lectures of environmental sciences, and daily job updates. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. See you in another video. Bye-bye.